हेलो स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने पिछली कुछ क्लासेस में हुमायूं के बारे में चर्चा की। आज की क्लास में हम शेर शाह सूरी के बारे में बात करेंगे और मुख्य रूप से हम उसके साम्राज्य विस्तार पर चर्चा करेंगे। बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई और उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र हुमायूं बादशाह बना। ही शेर शाह सूरी ने उसे चौसा और कन्नौज के युद्धों में पराजित कर भारत से निष्कासित कर दिया और भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना की और इस तरह से भारत में पुनः अफगान सत्ता की स्थापना हुई। और शेर शाह सूरी का जो शासनकाल है वो 1540 से 1545 ईस्वी तक का माना जाता है। शेरशाह का जो वास्तविक नाम था वो फरीद था और इसका जन्म कुछ विद्वानों के अनुसार 1472 ईस्वी में होशियारपुर के बजवाड़ा में हुआ था और वहीं जो डॉक्टर कानूनगो है उनका मानना है कि शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता हसन खां सूर को सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा बिहार प्रांत में स्थित सहसाराम और ख्वासपुर दो परगने जागीर में दिए गए थे। उसे अपनी सौतेली माँ और पिता हसन का सच्चा स्नेह कभी नहीं मिल पाया। हसन खां सूर द्वारा फरीद को 1511 ईस्वी में सहसराम परगने का प्रबंधक नियुक्त किया गया था, क्योंकि सहसराम के जो जमींदार थे वो अपनी विद्रोही प्रकृति के लिए प्रसिद्ध थे और कभी भी भूमि कर का भुगतान नहीं करते थे। फरीद 1511 से 1519 ईस्वी तक सहसराम का प्रबंधक रहा और इस दौरान फरीद ने सहसराम में जमींदारों की शक्ति का पूर्ण रूप से दमन कर दिया और किसानों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया। 1520 ईस्वी में जब हसन खां की मृत्यु हो गई तो फरीद का उसके पिता की जागीर पर अधिकार हो गया, लेकिन अपने सौतेले भाइयों के साथ जागीर को लेकर जब उसका झगड़ा हुआ तो उसने अपने अधिकारों की रक्षा और शक्ति के विस्तार के लिए बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर ली। एक बार शिकार पर बहार खां लोहानी के साथ फरीद ने एक शेर को बिना हथियार के ही मार दिया और बहार खां उसकी बहादुरी से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। बहार खां ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे अपने लड़के जलाल खां का संरक्षक और उसके पश्चात दक्षिण बिहार का उप सूबेदार नियुक्त कर दिया। पानीपत के युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता जब अफगानों के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में चली गई तब बहार खां ने सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की और स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। शेर खां की उन्नति को देखकर दक्षिण बिहार के लोहानी तथा अन्य सरदारों ने उससे ईर्ष्यापूर्वक उसके विरुद्ध बहार खां के कान भरने शुरू किए। फलस्वरूप शेर खां को दक्षिण बिहार छोड़ना पड़ा और बाबर की सेवा में वो चला गया। चंदेरी के युद्ध के दौरान वो मुगल सेवा में ही था और लगभग 2 वर्षों तक मुगलों के साथ रहने के उपरांत शेर खां पुनः बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह बहार खां के दरबार में आया और जहां उसे जलाल खां का शिक्षक और अभिभावक बना दिया गया, क्योंकि जलाल खां अभी नाबालिग था और इसके उपरांत मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। 1528 ईस्वी में बहार खां की मृत्यु के उपरांत जलाल खां का संरक्षक बन शेर खां द्वारा धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई गई और बिहार के लोहानी सरदारों के प्रेरित करने पर 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह द्वारा बिहार पर आक्रमण किया गया, जिसमें शेर खां ने उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया और हजरत ए आला की उपाधि भी धारण की और इस विजय के परिणाम स्वरूप उसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई। अब जलाल खां और अन्य कई अफगान सरदार शेर खां के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए और बंगाल के शासक नुसरत शाह की सेवा में चले गए। नुसरत खां बिहार पर दोबारा आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाया और इस तरह शेर खां ने दक्षिण बिहार में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। चुनार के किले में इब्राहिम लोदी ने शाही खजाना रखा हुआ था और इस पर उसके सूबेदार ताज खां का अधिकार था। ताज खां की उसके पुत्र ने हत्या कर दी और 1530 ईस्वी में शेर खां ने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड़ मलिका से विवाह करके चुनार का किला और संपत्ति प्राप्त की। शेर खां द्वारा 1534 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया गया और सूरजगढ़ नामक स्थल पर दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ और इसमें शेर खां को विजय हासिल हुई और इस विजय से उसे अपार धन संपत्ति
तोपखाना, हाथी आदि प्राप्त हुए। इस वजह से शेर खां बहुत प्रोत्साहित हुआ और उसने बंगाल पर फिर आक्रमण किया। बंगाल के सुल्तान महमूद को उसने परास्त कर पर्याप्त धन प्राप्त किया। हुमायूं शेर खां की निरंतर विजयों से बहुत चिंतित हो उठा और उसने शेर खां को परास्त करने के लिए शक्तिशाली सेना के साथ उसकी ओर प्रस्थान किया। शेर खां ने चुनार के दुर्ग की रक्षा के लिए अपने पुत्र कुतुब खां को नियुक्त किया और गौड़ के दुर्ग घेरने के लिए दूसरे पुत्र खबास खां को भेजा, क्योंकि गौड़ के दुर्ग में बंगाल का शाही खजाना था और उसने हुमायूं को चुनार के दुर्ग पर ही रोकने का निर्णय किया था। उसकी जो ये नीति थी वो सफल भी रही और चुनार के दुर्ग पर विजय प्राप्त करने में हुमायूं को काफ़ी समय लगा। इस बीच गौड़ के दुर्ग पर शेर खां का अधिकार हो गया और 1538 ईस्वी में शेर खां द्वारा रोहतासगढ़ पर भी अपना अधिकार कर लिया गया। हुमायूं द्वारा जब गौड़ पर अधिकार कर लिया गया तो वो वहाँ पर लगभग 8 महीने रुका और इस बीच शेर खां ने तेलियागढ़ी से लेकर कन्नौज तक के संपूर्ण प्रदेश पर अपना अधिकार कर हुमायूं के वापस लौटने के मार्ग को रोक दिया। 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं को चौसा के युद्ध में शेर खां ने पराजित किया और अपना राज्याभिषेक करवाया और इस युद्ध के उपरांत उसका बंगाल और बिहार पर अधिकार हो गया। राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और कालांतर में इसी नाम से उसने खुतबे पढ़वाए और सिक्के ढलवाए। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने फिर से हुमायूं को पराजित किया। आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर, लाहौर आदि सभी स्थानों पर शेरशाह ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया और हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए उसने एक सेना भेज दी। जब उसने हुमायूं को हिंदुस्तान की सीमा से बाहर खदेड़ दिया तब शेरशाह उसकी ओर से निश्चित हो गया और अब वह उत्तर पश्चिम सीमा के गख्खर प्रदेश को जीतने के लिए चल दिया और इस तरह से मुगलों को भारत से निष्कासित कर वो दिल्ली का सम्राट बन बैठा और भारत में उसने द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने गख्खरों को समाप्त करने के लिए एक अभियान किया, क्योंकि सिंधु और झेलम के उत्तर में स्थित जो गख्खर प्रदेश था वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश कहा जा सकता था, क्योंकि जो भारत पर उत्तर पश्चिम से होने वाले आक्रमण थे वो इसी मार्ग के माध्यम से होते थे। तो शेरशाह इस प्रदेश पर अपना अधिकार कर लेना चाहता था। हालांकि वो खोखरों का पूर्ण रूप से दमन नहीं कर पाया, लेकिन उनकी शक्ति को कम करने में उसे सफलता मिली और शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए एक शक्तिशाली रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया और हैबत खां और खवास खां के प्रतिनिधित्व में शेरशाह ने यहाँ पर एक अफगान सैनिक टुकड़ी को भी नियुक्त कर दिया। 1541 ईस्वी में शेरशाह को बंगाल के विद्रोह का सामना करना पड़ा। बंगाल का सूबेदार खिज्र खां, जो एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहा था, उसके विद्रोह को कुचलने के लिए शेरशाह बंगाल आया और उसने खिज्र खां को बंदी बना लिया और भविष्य में दोबारा बंगाल में विद्रोह को रोकने के लिए शेरशाह ने यहाँ एक नवीन प्रशासनिक व्यवस्था को प्रारंभ किया और इस नवीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पूरे बंगाल को अनेक सरकारों या जिलों में बांट दिया गया और साथ ही प्रत्येक सरकार में एक छोटी सेना के साथ शिकदार नियुक्त कर दिया गया। शिकदारों को नियंत्रित करने के लिए एक सैनिक अधिकारी अमीन ए बंगला की नियुक्ति भी उसके द्वारा की गई और सर्वप्रथम ये जो पद था वो काजी फजीलात नाम के व्यक्ति को दिया गया। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पंजाब की ओर अभियान किया, जहां हुमायूं का भाई कामरान शासन कर रहा था। वो अपनी जान बचाकर भाग गया और इस तरह से पंजाब भी शेरशाह के अधिकार में आ गया। शेरशाह द्वारा 1542 ईस्वी में मालवा पर भी अधिकार कर लिया गया और गुजरात के शासक बहादुर शाह के मरने के उपरांत मालवा का जो सूबेदार था मल्लू खां, उसने स्वयं को कादिर शाह के नाम से मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और उसने अपने नाम से सिक्के ढलवाए और खुतबे पढ़वाए। शेरशाह मालवा को अपने अधीन करने के लिए कादिर शाह पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा और अप्रैल 1542 ईस्वी में रास्ते में ही शेरशाह
शेरशाह ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर वहां के शासक पूरनमल को अपने अधीन कर लिया। कादिर शाह ने शेरशाह से भयभीत होकर सारंगपुर में उसके समक्ष समर्पण कर दिया और उसके समर्पण के उपरांत मांडू, उज्जैन और सहारनपुर पर शेरशाह का कब्जा हो गया। शेरशाह ने अपनी भद्रता का परिचय दिया और कादिर शाह को लखनौती और कालपी का गवर्नर नियुक्त किया, लेकिन कादिर शाह शेरशाह से डरकर अपने परिवार सहित गुजरात के शासक महमूद की शरण में चला गया। शेरशाह ने सुजात खां को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया और वापस आते समय रणथंभौर के किले को भी अपने अधीन कर पुत्र आदिल खां को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। शेरशाह द्वारा रायसेन विजय भी की गई। यहाँ के शासक पूरनमल द्वारा 1542 ईस्वी में अभियान के समय शेरशाह की अधीनता स्वीकार करने के बाद भी शेरशाह के लिए रायसेन पर आक्रमण करना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि वहाँ की जो मुस्लिम जनता थी उसको पूरनमल से बहुत शिकायत थी। साथ ही रायसेन की जो संपन्नता थी वो भी आक्रमण का एक कारण बनी। 1543 ईस्वी में रायसेन के किले पर घेरा डाला गया। कई महीने तक घेरा डाले रहने पर भी जब शेरशाह को सफलता नहीं मिली तो शेरशाह ने चालाकी से पूरनमल को उसके आत्मसम्मान और जीवन की सुरक्षा का वायदा कर आत्मसमर्पण हेतु तैयार कर लिया। कुतुब खां और आदिल खां इस शर्त के गवाह बने, लेकिन रायसेन के मुसलमानों के पुनः दबाव के कारण राजपूतों को दंड देने के लिए शेरशाह ने एक रात राजपूतों के खेमों को चारों ओर से घेर लिया और स्वयं को घिरा हुआ पाकर पूरनमल और उसके सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए प्राणोत्सर्ग कर दिया और उनकी स्त्रियों ने जोहर कर लिया। शेरशाह द्वारा किया गया यह विश्वासघात उसके व्यक्तित्व पर एक काला धब्बा कहा जा सकता है और इस विश्वासघात से कुतुब खां इतना आहत हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। शेरशाह द्वारा सिंध और मुल्तान पर भी विजय प्राप्त की गई। हुमायूं का पीछा करता हुआ शेरशाह जिस समय सीमांत प्रदेश में पहुंचा था उसी समय उसने इस क्षेत्र को भी प्रभावशाली ढंग से अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। उसने गखरों की शक्ति को कुचल दिया था, लेकिन बंगाल में विद्रोह की सूचना जब उसे मिली तो वो हेबत खान नियाजी के जिम्मे सीमांत प्रदेश की देखभाल छोड़कर बंगाल चला गया था। नियाजी ने इस क्षेत्र के जाट सरदार फतेह खान जाट को पराजित कर गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप लाहौर और दिल्ली का मार्ग अब आरक्षित नहीं रहा और इसी प्रकार उसने मुल्तान के स्वतंत्र शासक बख्शू लंगा को भी पराजित किया। फलस्वरूप 1543 ईस्वी तक सिंध और मुल्तान पर भी शेरशाह का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और इन क्षेत्रों पर अधिकार हो जाने से कंधार से भारत आने का मार्ग भी शेरशाह के नियंत्रण में आ गया। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। शेरशाह के समय में राजस्थान में मारवाड़ स्वतंत्र राज्यों में सर्वोपरि था और मालदेव इस समय मारवाड़ पर शासन कर रहा था। उसकी राजधानी जोधपुर थी और उसकी बढ़ती हुई शक्ति से शेरशाह को ईर्ष्या थी और यही वजह थी कि शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध 1544 ईस्वी में अभियान किया। दोनों सेवाएं भल नामक स्थान पर एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित हुई और यहाँ पर शेरशाह ने कूटनीति का सहारा लेते हुए मालदेव के शिविर में यह भ्रांति फैला दी कि उसके जो सरदार हैं वो उसके साथ नहीं हैं। इससे मालदेव ने निराश होकर बिना युद्ध किए वापस होने का निर्णय लिया, लेकिन फिर भी उसके जो जैता और कुंपा नाम के सरदार थे उन्होंने अपने ऊपर किए गए अविश्वास को मिटाने के लिए शेरशाह की सेना से टक्कर लिया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हुए और इस युद्ध को जीतने के उपरांत शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो चुका था। शेरशाह ने भागते हुए मालदेव का पीछा करते हुए अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता और आबू के किलों को अधिकार में कर लिया। शेरशाह ने 1544 ईस्वी में चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया और चित्तौड़ की आंतरिक स्थिति उस समय शोचनीय थी और यही वजह थी कि चित्तौड़ पर आसानी से शेरशाह का अधिकार हो गया। चित्तौड़ के उपरांत शेरशाह ने जयपुर पर भी विजय प्राप्त की और इस तरह लगभग संपूर्ण राजपूताना पर उसका अधिकार हो गया।
कालिंजर अभियान शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान था और कालिंजर का जो शासक था वो कीरत सिंह था। उसने शेरशाह के आदेश के विपरीत रीवा के महाराज वीरभान सिंह बघेला को शरण दे रखी थी और यही कारण था कि नवंबर 1544 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर किले का घेरा डाल दिया। लगभग 6 महीने तक किले को घेर रखने के बाद भी सफलता के आसार न देखकर शेरशाह ने किले पर गोला बारूद के प्रयोग का आदेश दिया और ऐसा माना जाता है कि किले की दीवार से टकराकर लौटे गोले के विस्फोट से शेरशाह की 22 मई 1545 ईस्वी को मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय वो उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहा था। उसके मरने से पूर्व किले को जीता जा चुका था और इस तरह एक महान सेना नायक और राज्य निर्माता के जीवन का अंत हुआ। इस प्रकार अपनी सैनिक प्रतिभा और कूटनीति के आधार पर शेरशाह एक छोटे से जागीरदार से हिंदुस्तान का सम्राट बन बैठा था और 5 वर्षों की छोटी सी अवधि में ही उसने एक विशाल और शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर ली। संभवतः मोहम्मद बिन तुगलक के उपरांत शेरशाह का राज्य ही सबसे अधिक शक्तिशाली और विशाल था और उसका राज्य सिंधु नदी से बंगाल तक विस्तृत था। उसके राज्य में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सिंध, पंजाब, बिहार, बंगाल, राजपूताना, मालवा और बुंदेलखंड के इलाके सम्मिलित थे।